अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से, आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी जा रही हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ईद की छुट्टियां हैं, अभी बजट ऑफिशियली तौर पे प्रेजेंट नहीं हुआ। उस पे एक डिटेल्ड वीडियो तो हम बजट के बाद बनाएंगे और आपको बताएंगे इस बजट में आपके साथ हुआ क्या है, क्या क्या बारीक वारदातें आपके साथ डाली गई हैं, और जो मेरा और आपका हार्ड अर्न टैक्स का पैसा होता है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो, वो एक्चुअली स्पेंड कहाँ होता है। लेकिन ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बना रहे हैं, जो फेडरल डिपार्टमेंट है, जो लगभग 1000 अरब रुपए की 24 से लेकर 25 के फिस्कल ईयर में जिसने आपके ऊपर स्पेंडिंग करनी थी, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हम सब आपको बताना चाहते हैं, जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल टेस्ट कि गवर्नमेंट हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट डज थिंग्स, और कैसे दिन दिहाड़े मेरे और आपकी बका और सलामती की जंग में गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती। जिस डिपार्टमेंट की हम बात करें वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स है। करंटली ये मिनिस्ट्री मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के पास है। ये एहसन इकबाल साहब की ज़ात पे अटैक नहीं है, बिकॉज हमने एक्चुअली जो इसका डाटा उठाया है वो हमने पिछली 4 सालों का लिया, तो उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, PDM-1 भी है, बीच की गवर्नमेंट भी थी जो आई थी, इंटरम गवर्नमेंट थी, और अब शबाशी साहब की PDM-2 भी है। ये एक्चुअली सिस्टेमिक है प्रॉब्लम, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट आती है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज़ है क्या। ये एक डिपार्टमेंट है जिसका मकसद है वाटर प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान रेलवेज़, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स इन KPK, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स, हायर एजुकेशन कमीशन, नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जैसी कई चीज़ों के अंदर इन्होंने फंडिंग करनी होती है। अक्सर औकात क्या होता है कि एक टोटल बजट बनाया जाता है इनका सालाना, जिस था 1000 अरब रुपए का बजट था, और फिर हर डिपार्टमेंट को इसकी एलोकेशन होती है। वो एलोकेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे आपको 24 और 25 के, किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे एलोकेट हुए थे। वो आप वीडियो पॉज करके गौर से पढ़ भी सकते हैं, और नीचे ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं हम पिन कमेंट्स में और लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप डिटेल में। मैं आपको नंबर से बोर नहीं करना चाहता, बिकॉज सिर्फ ये की एलोकेशंस पढ़ के ही मेरा सांस भी चढ़ गया था, सुन के आपका भी दिमाग थोड़ा हिल गया होगा। तफसीली तौर पर आराम से पढ़ें। होता क्या है कि इनके फंड्स डिस्पेंस करने के लिए इनको दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पिछले साल 24 से 25 के देखें तो 662 अरब रुपए डेजिग्नेट हुए थे 31 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और डिविजन्स को। 332 अरब रुपए डेजिग्नेट हुए थे स्टेट रन कॉरपोरेशंस लाइक NHA, NTDC, पेप्को को। ये वो पैसे थे जो मेरे और आपके ऊपर स्पेंड होने थे। अब इनमें से कितने पैसे एक्चुअली स्पेंड होते हैं। जब हम 24 से 25 का फाइनेंशियल ईयर देखते हैं तो ऑथराइजेशन मिली एक डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे अभी, पावर डिवीज़न, उनको एलोकेट हुए 94 अरब रुपीज़, ऑथराइजेशन मिल गई 94 अरब रुपीज़। यानी कि जब उस डिपार्टमेंट ने अपने प्लान्स दिए कि हम ये करना चाहते हैं, तो जो उनके लिए फंड्स एलोकेट हुए थे वो फिर उनको मिल गए कि जनाब आप प्रोसीड करें, आपके प्लान्स हमें समझ आते हैं। उसमें से वो आपके 2024 से 25 जुलाई से लेके अप्रैल के महीने तक सिर्फ 52 अरब रुपीज़ खर्च कर सके थे। यानी कि अगर 94 अरब रुपीज़ पावर डिवीज़न की मद में अवाम की बका और सलामती और बेहतरी के लिए मुख्तस हुए थे, डिपार्टमेंट को मिले थे, तो लगभग उसमें से सिर्फ आधे पैसे अवामुन्नास के प्रोजेक्ट्स पे लगे थे। अब आप कह सकते हैं कि यार असद भाई ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का फेलियर है। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 161 बिलियन रुपीज़ एलोकेट हुए थे सेम फिस्कल ईयर में। उस 161 बिलियन जो एलोकेट हुए थे उसमें से 161 बिलियन ही ऑथराइज हुए, यानी उनके प्रोजेक्ट्स भी सारे मंजूर हो गए जिधर पैसे जाने थे। उसमें से सिर्फ 56 बिलियन रुपीज़ लगे थे, यानी कि तकरीबन 110 बिलियन रुपीज़ स्पेंड नहीं किए गए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज़। जब आप मोटरवे पे काम देखते हैं होते हुए साउथ में, नॉर्थ में, नेशनल हाईवेज़ पे, ये इस चीज़ के अंदर आता है। तो जब आप इस पर कोई चीज़ देखते हैं कि यार यहाँ पे काम हो नहीं रहा, या स्लो हो रहा है, या बहुत काम हो रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ तो पूरे फंड्स ही यूटिलाइज़ नहीं हो रहे। 110 अरब के फंड्स यूटिलाइज़ ही नहीं हुए। इसके बाद हम आते हैं वाटर रिसोर्स डिवीज़न पे। 169 अरब इनको एलोकेट हुआ,
169 अरब इनका ऑथराइज हुआ और ख़र्च कितना हुआ 72 अरब, लेस दैन हाफ। रेलवे पे आते हैं, 35 बिलियन एलोकेट हुआ, 35 बिलियन ऑथराइज हुआ, सिर्फ 20 अरब लगा, जस्ट मोर देन हाफ। उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। इंतहाई क्रिटिकल अदारा है मुल्क के अंदर। जो ओवरऑल हेल्थ केयर निज़ाम के फेलियर्स हैं वो आपके सामने है, वो तो डिस्क्राइब करने भी नहीं चाहिए, डिस्क्राइब करके दुख होता है। एक तो इसकी एलोकेशन बहुत थोड़ी थी, सिर्फ 24 अरब, एक चीज़ जो पूरी की पूरी कौम की बकार सलाम थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ प्रेफेस करना चाहूँगा, जब हम NIFC अवार्ड की डिटेल बनाएंगे तो बहुत सारा पैसा मुख्तस हो जाता है सूबों को, फिर वो सूबे कितना हेल्थ पे स्पेंड करते हैं। लेकिन ये फेडरेशन का कैपिटल, फेडरल बजट में से कितना पैसा आपको जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस 24 अरब जो मुख्तस हुआ था उसमें से 21 अरब ऑथराइज़ हुआ और उसमें से सिर्फ 11 अरब रुपया एक्चुअली लोगों पे लगा। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में भूख नंग से तो वाक़यात हम भी आपको रिपोर्ट करेंगे, लोग अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बदहाल हैं। तो वहाँ पे एलोकेट हुए 9.9 बिलियन, ऑथराइज़ हुए 8.3 बिलियन और एक्चुअली लगे कितने 1.8 बिलियन। आप इसको एक और टर्म में देखें, एक कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, एडवर्टीज़मेंट पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना है। वो पैसे अरेंज करती है, उस डिपार्टमेंट को दे देती है, वो डिपार्टमेंट सिर्फ उसके आधे पैसे लगाता है और रिजल्ट्स भी अचीव नहीं करता। तो वो सवाल ये पूछेंगे भाई तूने एक्स अमाउंट ली क्यों थी? तू कहता है हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे हम किसी और चीज़ में लगा देते। अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन हमारी रिसर्च टीम ने ऑब्जर्व किया कि फिस्कल ईयर 2024 से 25 को हम देखें तो जुलाई से अप्रैल, यानी कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक देखें तो ये पैसे सिर्फ यूटिलाइज ऑन एवरेज हुए होते हैं 42% ऑफ एलोकेटेड, यानी आपको 100 रुपये दिए में सिर्फ 42 रुपये लगे होते हैं। जब आप अगले 2 महीने देखते हैं, पोस्ट बजट भी देखते हैं, यानी कि मई में और जून में जब बजट पेश है उसके बाद देखते हैं तो ये सारे फंड्स यूटिलाइज हो गए होते हैं। और ये ट्रू सिर्फ 24-25 के लिए नहीं था, ये 23-24 के लिए भी ट्रू था, 22-23 के लिए भी ट्रू था और 21-22 के लिए भी ट्रू था। अच्छा, हम सारे आपस में बैठ के सोचे ये क्या साइंस है, कुछ समझ नहीं लगी कि 11 महीनों में आप सिर्फ 40% पैसे खर्च करते हो और ऑल ऑफ अ सडन बजट से एक महीना पहले जो 12th मंथ होता है और बजट के महीने में सारा पैसा खर्च कर देते हो। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे फिर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं और हम आपको स्पेकुलेशन पेश कर देते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स में जो 11 महीने की कोताहियाँ होती हैं, डिलेज होते हैं, उनको दस्ती दस्ती निकाला जाता है। अभी रिसेंटली हमने आपको बताया कि रमज़ान निगहबान पैकेज में प्रॉब्लम्स क्या थे। जो मेजर करप्शन स्टोरी उसमें आई थी सामने, वो ये नहीं थी कि किसी ने अरबों रुपए के ठेके खा लिए थे, गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी की थी। प्रोक्योरमेंट में कि हमने नाकस माल प्रोक्योर किया, उसको चेक नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमारे पास लोगों के अपडेटेड डाटाज और एड्रेसेस नहीं है। तो अगर आप 11 महीने का काम आखिरी महीने में करोगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगा। ये वही वाली बात होगी जो हमारे वालिदैन कहते थे कि बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे थ्रू आउट द स्कूल ईयर तो एग्ज़ाम में आसानी होगी। लेकिन हम नालायक बज़िद थे कि एग्ज़ाम से एक रात ही पहले पढ़ेंगे, तो हमारा रिज़ल्ट भी वही आया कि हम O लेवल मसा मसा पास किए, A लेवल्स हम फेल हो गए, यूनिवर्सिटी हम जा नहीं सके। वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे वालिद का कारोबार था, लेकिन ये असूल हम सब पे नहीं लगा सकते। तो पाकिस्तान की भी उसी बच्चे का हाल है जो एग्ज़ाम से एक रात पहले, बजट के ऑडिट से बेसिकली पहले हर चीज़ मौके के ऊपर लगा देता है। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अब आप ये पूछोगे कि यार चलो ठीक है असल में आप तनकीद कर रहे हो, आपका काम है तनकीद करना, आपका चूरन बिकता है, आपको व्यूज़ आ जाते हैं सरकार की तनकीद करने पे, लेकिन सरकार 1000 अरब तो लगा रही है हमारे पे। मैं भी 1000 अरब सुन के दफ़ा हिल गया था कि यार बड़े पैसे होते हैं, लेकिन इस पैसे को तो हम रियल नंबर्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। 2021 से लेके 22 में सरकार ने 900 अरब लगाए थे। आपने गलती सुना, आपने सही सुना, 2021 से 22 में सरकार ने 900 अरब लगाए थे। लगाए इसी घटिया फॉर्मूला के तहत थे, लेकिन थे 900 अरब।
21 से 22 के फिस्कल ईयर से लेकर 24 से 25 फिस्कल ईयर तक सिर्फ 100 अरब से का इजाफा हुआ है, हालांकि इकॉनमी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। अगर हम जीडीपी के रेशियो पे देखें तो 21 से 22 की दिशा में 900 अरब रुपया आपकी जीडीपी का 10.6% था। 22 से 23 में 714 अरब लगे थे, जो तब की जीडीपी का 7.46 था। 23 से 24 में 940 अरब लगे थे, जो उस वक्त की जीडीपी का 6.49% था। और आज 24 से 25 में 1000 अरब लग रहे हैं, जो जीडीपी का 5.81% था। यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसकी परसेंटेज पॉइंट गिरी जा रहा है जो हम स्पेंड कर रहे हैं फेडरल लेवल के ऊपर अवामुन नास के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हर मेट्रिक पे हम फेल कर रहे हैं। 900 अरब वैसे इस वक्त इन्फ्लेट होकर तकरीबन 1300 अरब बनता है। अगर हम इन्फ्लेशन पे जाएं प्योर, जो पिछले 4 साल में हुई है, तो हम उसको भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो यानी कि हमारी सरकार इस वक्त नहीं इंटरेस्टेड फेडरल लेवल पे हमारे ऊपर पैसे खर्च करने में। तो यानी कि 2 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई। एक, डिपार्टमेंट की हमने वर्किंग्स देखी कि वो इनएफिशिएंट है, स्पिलेजेस, लीकेजेस, करप्शन ऑटोमेटिक, बिकॉज आप हर चीज़ को एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में कंप्रेस कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ हमने बताया कि जो रकम लग भी रही है ना, ये कुछ भी नहीं है, बेमैनी है, जो हमने उसको जीडीपी के पर्सपेक्टिव में देखा। अब यहाँ पे एक सवाल दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर मेजॉरिटी पैसे कहाँ लगते हैं। ये खैर हम डिटेल में बजट में जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको एक ब्रीफ रन डाउन दे दूँ। पाकिस्तान का मेजॉरिटी जीडीपी डेट सर्विसिंग में लगता है। आपने सही सुना, जो हम सब मेहनत के एवज़ कारोबार नौकरियां करके सरकार को टैक्स देते हैं, उसका जो मेजॉरिटी है वो डेट सर्विसिंग पे लग जाता है। इस साल जो पिछला फिस्कल ईयर गुजरा है, 51.78% ऑफ द जीडीपी डेट सर्विसिंग में गई है। जी आपने सही सुना, ये लगभग 9,775 अरब बनता है जो सिर्फ डेट सर्विसिंग में गया। अब आप कहेंगे कि यार देखा ना, हमारा टोटल 18,000 अरब, तकरीबन 18,877 अरब का बजट था, उसमें से 9,775 अरब रुपया जो है वो डेट सर्विसिंग में चला गया है। तो ये जो लोग लोन लेते हैं कितना नुकसान करते हैं। मैंने भी यही सोचा, इसके ऊपर मैंने टीम को कहा ज़रा लिस्ट तो बनाओ किस किस शगुफ़े ने कितना लोन लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो लिस्ट बना ली है, और जब आप वो पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का ये जो लोन वाला मामला है ये कब से चल रहा है और इसका कितना ये रहा इम्पैक्ट रहा है। हमने लोन्स लिए थे बाय प्राइम मिनिस्टर टेन्योर, ठीक है, तो 1971 से पहले के लोन्स हमने इंक्लूड नहीं किए हुए, लेकिन हमने उसके परसेंटेज इंक्लूड किए तो आपको समझ आ जाएगी बात। 1971 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 67 अरब रुपीज़ का लोन लिया, जो 223% इंक्रीज़ था 47 से लेकर 71 का। यानी कि अगर हमने 1 रुपया लोन लिया था तो ये उसका तकरीबन 2.5% ज़्यादा लोन ले चुके थे 71 से 77 तक। उसके बाद हम सबके फेवरेट ज़िया-उल-हक साहब आ गए 77 से 88 तक, उन्होंने 426 अरब लिया, ये 439% इंक्रीज़ था। तो यानी कि मेजर लोन्स आना शुरू हो गए। 88 से 90 में मोहतरमा बेनज़ीर ने 188 अरब लिए लोन। 1990 से 93 तक नवाज शरीफ साहब ने 425 अरब लिए। 93 से 96 तक बेनज़ीर साहबा ने 568 लिया। 97 से 99 यानी कि तकरीबन 2.5 साल 951 अरब लिया। अगर हम सिर्फ बेनज़ीर से लेकर नवाज शरीफ तक का दौर देखें तो तकरीबन हम इसके अंदर 2000 अरब प्लस लोन ले चुके थे इस 10 साल में, ठीक है, लगभग 200 अरब रुपया सालाना टाइप हमने हैवी कर्जे उठाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आ गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 98 से 2000 में इन साहब ने लिया 3180 अरब, यानी कि ये सालाना 31 अरब की एवरेज पे आ गए। फिर गिलानी साहब आए जो पीपल्स पार्टी है बेसिकली, उन्होंने 8 से 12 के अंदर यानी कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 में 6570 अरब रुपया लोन लिया माशाल्लाह। फिर 1 साल ऑफ राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा मैं पीछे क्यों रहूँ, उस 1 साल में उन्होंने 1500 अरब रुपया लोन लिया। उसके बाद आते हैं नवाज शरीफ के 13 से 17 दी गोल्डन एज,
जो नून लीग कहते देखें, नवाज साहब खुद आजकल कह रहे थे देखें कितनी मैंने कौम की खिदमत की थी। महंगाई तो थी नहीं मेरे दौर में, बिल्कुल नहीं थी सर, आपने टाइम बॉम्ब छोड़ा था। 7,117 अरब तो उन्होंने लिए, यानी कि 90s की दिशा में हम चल रहे थे सालाना 20 अरब पे। मुशर्रफ साहब ने कहा कम चुको, 30 अरब तक पहुँचो। फिर डेमोक्रेसी आती है तो उन्होंने कहा नहीं ये थोड़ा है, साल का 101 अरब तो होना चाहिए कम अज़ कम, 150-200 अरब। नवाज शरीफ साहब ने कहा सर मैं पीछे कैसे रह सकूँ, साहब उसको नए लेवल पे ले गए। फिर खाकान अब्बासी साहब का 1 साल आया तो उन्होंने कहा कि जो मेरा प्रीडेसेसर था राजा परवेज़ अशरफ, जो 1 साल लिया था, उसने 1500 लिया था, लिहाजा मैं उसका 2.5 गुना तो लूँगा ज़्यादा। तो उन्होंने 3500 अरब लोन लिया था। और फिर आए इमरान खान साहब, नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब के 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 तक, यानी कि 3.5 साल में उन्होंने लिया 24,290 अरब का लोन। मतलब कि उन्होंने जो डेकेड्स का हिसाब था उन्होंने 3 साल 4 साल में लिया। लेकिन फिर हमारे कौम के लीडर शहबाज शरीफ साहब पीछे नहीं रह सकते थे। देखिए ना, वो लीडर है शहबाज शरीफ साहब ने, जहाँ पे साबित किया है कि वफ़ादारी जो है, रिश्ता निभाना, कोई मेरे से सीखे। और जो हम ये सुनते थे इमरान खान दौर में कि चीफ कौम का बाप होता है, शहबाज शरीफ ने कहा मैं इससे भी 2 हाथ आगे जाऊँगा। तो लोन में भी वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। 22 से लेके आज तक लगभग यही 3 साल 3.5 साल बनते हैं, हमारे मर्द मुजाहिद शहबाज शरीफ साहब ने 26,765 अरब का लोन लिए। अच्छा, ये जो मेरी हंसी है ये आप ना समझिएगा कि मैं वो तफन्नन या मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बस इंजॉय भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। ये मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये जो आप सुनते हैं ना, और हम आपको कई सालों से पिट रहे हैं, इंसाफ कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये सब कुछ, ये भाई इन पैसों के सर पे हो रहा होता है। और फिर ये किसी ने वापस करने होते हैं, फिर जीडीपी से निकाल के वापस दिए जाते हैं। जो हम लोन्स की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह से हम डीप डाइव करेंगे लोन्स की चीज़ों में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको समझ आना चाहिए कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर अगला हमारा सवाल था, रिसर्च टीम का भी ये था कि जनाब इतने पैसे हमने फ़ॉरेन एंटिटीज़ से लिए हुए हैं, फ़ॉरेन एंटिटीज़ वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया मिल के साजिश कर रही होती है किस तरह पाकिस्तान को तबाह किया जाए। तो हमने कहा यार जाती तो है, ठीक है, इसका भी पता चलना चाहिए कि यार ये कितने हमारे एक्सटर्नल लोन्स हैं ताकि हम इस मामले को ठप सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पे इस वक्त 76,000 अरब रुपीज़ का लोन है मिन हासिल कौम, उसमें से IMF का है 3.1%, 2319, और एक्सटर्नल डेट है IMF के अलावा 22,170 अरब, और हमारा डोमेस्टिक डेट है 51,518 अरब। यानी कि जो डोमेस्टिक लेंडिंग एजेंसीज हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हमने बेसिकली इनका पैसा देना है। यहाँ पता कौन सी कहानी याद आई, जब IPPs ने अपनी बदमाशी फैलाई हुई थी और बिजली तोड़ के महंगी हो रही थी तो आवाम परेशान थी। हर वीलॉगर वीडियो बना रहा था कि IPP बेनकाब, IPP बेनकाब। तो सरकार बात करती थी, नून लीग जस्टिफिकेशन देती थी, PPP, इवन PTI जस्टिफिकेशन देती थी कि देखिए जी IPP का ना एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब तहकीक हुई IPP से तो पता चला फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ये सारे लोकल सियासतदान कारोबारियों ने ये पक्के गोदाम लगाए हुए हैं और ये बेपनाह पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा वीर, ये जो 51,518 लोन है ना, जो मेजॉरिटी लोन है आपका 67%, ये डोमेस्टिक है। यानी कि आप ही के इंस्टीट्यूशंस दिन दिहाड़े आपकी ही मंजी को, समझ गया। अब ये बातें आपसे में से छुपाई जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि रेटक चला रहे थे नून लीग के अकाउंट्स के, नवाज शरीफ ने तो IMF से पाकिस्तान को फ्री कर दिया था। 3% डेट से अगर हम फ्री भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो बस सलमान ने मेरा 1,000 रुपया देना है, वो मुझे 30 रुपये दे दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो तू रख अपने पास ये यार। हमें इकोनॉमिक जहालत में रखा जाता है। अगर आप बजट की लैंग्वेज भी देखें, जिस तरह वो डेटा प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नॉट सपोज टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर द मैसेज, इट इज़ सपोज टू कन्फ्यूज़ दैम।
मैं आपको खुद बजट डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जहाँ पे रिपोर्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी, और फिर उसी चीज़ की सेम रिपोर्टिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़ में एक और जगह हो रही होगी, जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू। ये डॉक्यूमेंट हमें बनाने में 7 दिन लग गए थे। हमने स्पेशली एक बंदा हायर किया जो पहले एक जगह इन्वेस्टिगेशन सेल चलाता था कि मेरे भाई ये है क्या, समझा। तो ये एक रियलिटी है जो आपके सामने पेश होती है। इसलिए अगर हम एक छोटी सी, मैं कहता हूँ, ब्रेकअप ले लें। मार्च 2025 में जो उसका आप समझें एक फिस्कल ईयर की एंडिंग आती है, और अगेन ये मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट था वो $79,130 मिलियन था। पेरिस क्लब को हम ओ करते थे $5,943 मिलियन, मल्टीलैटरल को 40,468, अदर बायलैटरल को 17,860, यूरो सुकुक ग्लोबल बॉन्ड्स का 6,800, कमर्शियल लोन्स एंड क्रेडिट्स का 5,850, लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़ PIBs का $59 मिलियन, NBP BOC डिपॉजिट्स का PBC का $7 मिलियन। जब इस डेटा को हम एनालाइज कर रहे थे तो हमें पता चला कि हमारा जो मेजॉरिटी लोकल डेट है वो एक्चुअली हमारा स्टेट बैंक नहीं ओन करता, वो प्राइवेट बैंक्स ओन करते हैं। इनफैक्ट हमने खुद स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, सरकार को ज़्यादा लोन्स ना दे सके। अब प्राइवेट बैंक किसके हैं? मुख्तलिफ सियासी जमातों के, दोस्तों, अहबाबों के। उन्हीं को पैसा दिया जाता है, उन्हीं से पैसा लिया जाता है, उन्हीं को उस पर सूद प्रॉफिट दिया जाता है। ये परफेक्ट बिजनेस है। जब हम बैंकिंग सेक्टर का रेशो देखते हैं, पब्लिक कंजम्पशन बैंकिंग का और स्टेट बैंकिंग का, जो स्टेट साथ कर रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। पब्लिक कमर्शियल बैंकिंग तो वर्चुअली पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग की मद में जो आपका बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 892 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है 2025 के अंदर, और जो वो क्रेडिट टू गवर्नमेंट जो उसका मेन सेक्टर है उसकी मद में 33,605 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है। यानी कि आपके जितने बड़े बैंक्स हैं, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर रहा है आपका स्टॉक मार्केट का, जिसके सर के ऊपर आपका बाय द वे स्टॉक मार्केट बूम खड़ा हुआ है इस वक्त, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि वो दे दनादन सरकार को कर्जा दे रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम एक दावा करते थे कि जितना बड़ा कारोबारी है ना, सरकार के साथ ऐसे मिला हुआ है। बैंकिंग सेक्टर का तो आपको नज़र आ गया, मलिक रियाज साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। अब तो पाकिस्तान में एक रियलिटी है, और खैर मैं इस रियलिटी को दुनिया पर डालता हूँ कि एलीट कैप्चर ऑपरेट इस तरह करता है, चाहे आप अडानी हो, अंबानी हो, कि आप सरकार के साथ कलूजन कर लेते हैं। आप उनको पैसे देते हैं, वो फेवरेबल पॉलिसी बनाते हैं, आप बेपनाह पैसा कमाते हैं, आप उनको और पैसे देते हैं। कोई कोर्ट आप पे क्वेश्चन करता है, वहाँ पैसे देते हैं। SECP आपको पड़ जाता है, वहाँ आप पैसे देते हैं। तो पूरा सिस्टम आप हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन इस सारे बिजनेस के अंदर समवन हैज़ टू पे एट द एंड। जो आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, समवन हैज़ टू बाय देम। मिडिल क्लास को स्क्वीज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपके पूरे कारोबारी जितने बिजनेसेस हो रहे हैं जो वो डायरेक्ट टैक्स की मद में दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, इररेलेवेंट होता है। जो सैलरीड क्लास है वो हर चीज़ चला रही होती है। और पाकिस्तान का नंबर 1 रेवेन्यू सोर्स GST और टैक्स लेवी है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट से मुराद के सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं है, इनडायरेक्ट गलत होगा, सेल्फ असेसमेंट के तहत नहीं आते। ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट की डीप डाइव से, डीप डाइव भी कहना जायज़ होगा, को 5 फुट की गहराई तक हम गए होंगे। अभी हम उनके प्रोजेक्ट्स में नहीं गए, इंडिविजुअली कहाँ कहाँ पैसे लगे हैं, कितने पैसे एलोकेट होते हैं, वो पैसे लगते कैसे हैं, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके रिजल्टिंग क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जब उनके जवाब दिए तो हमें पता चला कि हमारी मईशत जो है वो तबाह है, कुछ भी नहीं है, इररेलेवेंट है। वी आर ए डेट डिपेंडेंट नेशन स्टेट। हमने अपनी पूरी इकॉनमी उस तरह बनाई हुई, स्ट्रक्चर की हुई है। इसीलिए शायद समझ आता है कि हर 10 साल बाद हमें किसी की जंग लड़नी पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे फिर ब्लैक में पैसा आता है। अगर आप मुशर्रफ दौर देखें तो मुशर्रफ दौर में एक तो था जॉन कैरी बिल के तहत जो $7 बिलियन आए थे, जो बाकी पैसे अमेरिका हमें दे रहा था यहाँ पे मर्सनरी मिशंस कैरी आउट करने के लिए, वो ब्लैक इकॉनमी फिर हमें सस्टेन करती है। $400 बिलियन की हमारी डिक्लेयर्ड इकॉनमी है, और लगभग इससे कई 1.5 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमारी अनडिक्लेयर्ड इकॉनमी है। जब आपकी डिक्लेयर्ड इकॉनमी का स्ट्रक्चर ये है कि हमने सिर्फ स्क्वीज़ करना है मिडिल क्लास को, हमने स्क्वीज़ करना है अपने सिटीजन्स को, हमने महंगे महंगे लोन्स लेने हैं ताकि हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके वोट बटोर सकें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकें, तो फिर आप देखते हैं कि लोग अपना पैसा डिक्लेयर नहीं करना चाहते।
तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट एज सिंपल एज के ईमानदार बंदा ऊपर आएगा सिस्टम ठीक हो जाएगा। कख नहीं ठीक होना। नंबर 1 एम्प्लॉयर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट खुद है। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं मेरे भाई? अगर पंजाब ऐसे फेडरल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है फेडरल सतह पे, जो पैसा अवॉर्ड कर रही है सूबों का, उसका पहला इनिशिएटिव होता है कि बजट का 51% जो है डेट सर्विसिंग में दे दो। तो पीछे बच क्या जाता है? इसमें जब आप NIFC अवार्ड भी फैक्टर इन कर लें और फिर उस अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और फिर आप लोकल गवर्नमेंट लोन्स की तरफ आ जाएं तो कहानी बदल जाती है। डिप्रेस करना आपको मकसद नहीं है, आपकी ईद की छुट्टियां ख़राब करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने दिमाग खोलें, आप ये सवाल करें कि हम ज़ियाउल हक चलें, जमहूरियत को साइड पे निकाल दें, जो आमरीत के लोन्स थे हम क्यों वापस दें? क्या आमरीत में लिए हुए लोन्स वापस होने चाहिए? क्या स्टेट इंस्टीट्यूशन चाहे वो लोकल या इंटरनेशनल हों उनको वो लोन्स देने चाहिए या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम गोरी मार देंगे लोन वापस नहीं देंगे, मैं नहीं बात कर रहा उनकी, लेकिन अपने खादिम हुसैन साहब की उस स्टाइल में नहीं बात। लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है और गवर्नमेंट आपको रिप्रेजेंट नहीं करती तो हु गिव्स देम द राइट कि वो ये लोन लें? उनको ये फैसला करने का हक किसने दिया है कि वो मुझे, सलमान, हमारी रिसर्च टीम को कर्जे में डुबाएं? देख लें आप अयूब के दौर के लोन्स देख लें, ज़िया के दौर के लोन्स देख लें, मुशर्रफ के दौर के लोन्स देख लें, आप हाइब्रिड रजीमों के लोन्स देख लें, आपके सामने ये लोन्स लिए जाते हैं फ़र्ज़ी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, ये लोन्स लिए जाते हैं ज़ाती बिजनेसेस चमकाने के लिए। कल की स्टोरी है, हमने आपको कवर करके दी थी, कल एज इन वेडनेसडे को 4 तारीख को हमने स्टोरी की थी जहाँ पे आपकी कंपटीशन कमीशन ने जुर्माना लगाया था फर्टिलाइज़र वालों पे जो मोनोपोली बना के ऑपरेट करते। उसमें सारे बिग प्लेयर्स थे, इस्टेब्लिशमेंट भी थी, बड़े बड़े कारोबारी भी थे, पॉलिटिको फैमिलीज़ भी थी। ये है पाकिस्तान। जब कायदे-आज़म ने हमें हिंदुओं के चुंगल से निकाला था और एक अलहदा मुल्क बना के दिया था तो उन्होंने ये इन्विजन नहीं किया था कि 77 साल बाद हम ग़ुलाम होंगे उन लोगों के और उनके उन फ़ैसलों की वजह से जिनका जमहूरियत में कोई ईमान नहीं था। इसीलिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मुल्क में इलेक्शंस की रिस्पेक्ट की जाए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। स्टोरी तो ख़तरनाक है और अगर मुझे उन्होंने उठाया तो मैं फ़ौरन सलमान का नाम तो लूँगा ही, लेकिन जो हेड रिसर्चर था स्टोरी में उसको भी साथ लेके जाऊँगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।